हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जब मैं बोल रहा हूं प्रोटीन फैक्ट्री, हम किसकी बात करना चाहते हैं? राइबोसोम्स। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब जब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं राइबोसोम्स की। तो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय क्लॉडी फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड उसको उसने नाम राइबोसोम्स नहीं दिया था, उसको बोला था माइक्रोसोम्स। फिर अ ग्रुप ऑफ टू साइंटिस्ट रॉबिन्सन एंड ब्राउन, उन्होंने उसको देखा था रूट सेल्स ऑफ विशिया फैबा या विकिया फैबा में। एंड फाइनली उसको नाम दिया गया राइबोसोम्स बाय पलाडे इन द ईयर 1953। इसलिए राइबोसोम्स को पलाडेस पार्टिकल्स भी बोला जाता है। आपको ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर राइबोसोम्स। When we talk about ribosomes, they are non-membranous. इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट, that was double membrane. This is does not have even one membrane, so it is non-membranous structure and it is found in, कहाँ देखा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है, एक्सेप्ट मच्योर स्पर्म्स एंड, ये कॉमन एक्सेप्शन है, मच्योर मैमेलियन आरबीसीज। ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी दिखाई देता है, विच आर नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों टॉपिक्स पहले ही कवर कर लिए और हमने बताया भी था उसमें 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। अगर वो लेक्चर्स अब तक नहीं देखे तो देख लीजिए। जब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कहां दिखाई देगा, विच पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, फ्री स्टेट में, इधर उधर रैंडमली स्कैटर्ड रहेगा इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। एंड इन अ यूकैरियोटिक सेल इट कुड बी बोथ बाउंड एज वेल एज फ्री। बाउंड रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, इसलिए आपने पढ़ा था RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उस कंडीशन में वो बाउंड होगा, स्टडेड होगा ऑन द सरफेस, और फ्री स्टेट में होगा, वो अपने साइटोसोल में होगा। तो हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल में बाउंड भी होता है और फ्री भी होता है। और ये दोनों भी इंटरचेंजेबल है, मतलब ये दोनों भी राइबोसोम्स एक दूसरे की जगह और फंक्शन इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स जैसे मैंने शुरू के इमेज में देखा, इट इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। सो वी से राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ अ लार्जर सब यूनिट एंड अ स्मॉलर सब यूनिट। अब हमने बोला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेगा, तो विच वन ऑफ द टू इज अटैच? इट इज द larger subunit. So the larger subunit is attached to the membrane with the help of protein called as राइबोफोरिन। ओके, अब लार्जर सब यूनिट देखा तो स्मॉलर सब यूनिट देख लो, इट इज फ्री। सो नॉर्मली ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच नहीं रहेंगे, ये तो ER के मेम्ब्रेन पे अटैच रहेगा, लेकिन ये फ्री रहेगा साइटोप्लाज्म में। जब उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तभी वो आके यहाँ पे असेंबल होगा, तभी आके वो उस पर अटैच होगा। सो वी से द स्मॉलर सब यूनिट इज फ्री। Now, when we talk about the larger subunit and smaller subunit, ribosomes are further categorized into two types. One is called as 70S, one is called as 80S. और ये S क्या होता है? ये S stands for sedimentation coefficient या Swedberg coefficient. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ पार्टिकल सेटल्स और सेडिमेंट्स इन अ फ्लूइड व्हेन सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर टेस्ट ट्यूब में मैंने ये रखा है और मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन से इसको ये करूं, तो कितना जल्दी वो पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट। और इसकी वैल्यूज क्या होती है? 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10 to 13 seconds. Based on this, ribosomes are categorized into 70S type and 80S type. अब ये इसका मतलब ये है कि अब जैसे ये 70S टाइप है, ये दिखाई देता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मतलब अगर मैंने 70S टाइप के राइबोसोम को लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाया, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 70S। समझ में आ रहा है? सिमिलरली 80S को वैसे नाम पड़ा है। और इंडिविजुअली भी ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट से बने होते हैं। और इनके लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं प्रोटीन्स होता है और RNA होता है। अब टुगेदर दे विल सेडिमेंट एट अ डिफरेंट
टाइम पीरियड, बट अगर इंडिविजुअली हम इनको सबको सेडिमेंट करें तो वैल्यूज बहुत अलग आती है। ये स्क्रीन पे आपको सारी वैल्यूज देखने मिलेगी। अब देखो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले 70s और 80s, दिस इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इट हैज अ स्मॉलर सब यूनिट, इट हैज अ लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 30s, लार्जर विल सेडिमेंट एट 50s। इसका मतलब ये नहीं 30 + 50 80 लिख दिया। ये अगर साथ में जुड़े होंगे तो सेडिमेंट होंगे 70s पे, बट अलग अलग होंगे तो 30 और 50 पे होंगे। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे भी RRNA, यहाँ पे भी RRNA, यहाँ पे भी RRNA, बट इन सबके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स अलग अलग है। इसका 16s है, इसका 23, इसका 5 है। यहाँ पे आप प्रोटीन देख रहे हो 21 और यहाँ पे क्या है 34 प्रोटीन्स। सबको समझ में आ रहा है? ये वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो 18s, 28s, 5.8s और 5s। आपको ये अच्छे से वैल्यूज याद करने, ये टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर, कौन सा लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ये ऐसे दिखते हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। इनके इस लार्जर सब यूनिट का ओरिजिनल शेप कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली डोम शेप बना देते हैं। ये जो लार्जर सब यूनिट होते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये डोम है नहीं, इसमें कुछ एलिवेशंस है, कुछ क्लेफ्ट्स है, तो इनके पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स आर प्रोट्यूबरेंस, देन यू हैव द रिच एंड यू ऑल्सो हैव द स्टॉक। वन मोर थिंग, ये जो लार्जर सब यूनिट होता है ये अटैच्ड होता है मेम्ब्रेन ऑफ ईआर से। तो यहां पे देयर इज अ टनल, जो भी प्रोटीन यहां बनेगा वो उस टनल के थ्रू ईआर के मेम्ब्रेन में जाएगा। अब स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट्स में क्या क्या होता है, इट हैज अ प्लेटफॉर्म, यू हैव हेड, यू हैव बेस एंड यू ऑल्सो हैव अ क्लेफ्ट। आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, इसका लोकेशन नहीं पूछा जाता है। प्रोट्यूबरेंस, रिच और स्टॉक लार्जर सब यूनिट में, स्मॉलर सब यूनिट में प्लेटफॉर्म, हेड, बेस और क्लेफ्ट। अब मैं क्या करता हूं टू मेक इट इजी, ऐसे ड्रॉ करने से अच्छा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ऐसे कर लेते हैं। सो दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में यहां पे यू हैव अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद न्यूक्लियस से आया होगा। और लार्जर सब यूनिट पे यू हैव 3 साइट्स। पहला साइट है ए साइट विच इज अमाइनो असाइल साइट या एक्सेप्टर साइट। कुछ ही देर में आपको समझेगा इन साइट्स का रोल। सेकेंड वाला है पी साइट, पी साइट इज द पेप्टिडाइल साइट या डोनर साइट। एंड लास्ट में आता है ई साइट विच इज नथिंग बट द एग्जिट साइट। अब अगर आपको ये समझना है डिटेल में तो देखिए, हम लोग अब डिस्कस करेंगे ये ए, पी और ई साइट, बट बिफोर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली। मैंने बोला था लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट नॉर्मली अटैच्ड होते नहीं है, वो प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त अटैच होते हैं। तो देयर इज अ प्री रिक्विजिट और अ कंडीशन, तभी वो अटैच होंगे। उस कंडीशन को या जब वो अटैच होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेंबली। और उसका कंडीशन है उस वक्त सेल का, जब हम बात करते हैं तो देखो ये दोनों ऐसे अलग अलग है, अगर इनको अटैच होना है तो सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मैग्नीशियम आयंस का वो होना चाहिए 0.001 मोलर। अगर ये होगा तो ये अटैच हो जाएंगे, नहीं तो अटैच होंगे नहीं। इस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली। तो सर अगर ज्यादा हुआ तो, सर अगर कम हुआ तो चलो बता देता हूं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस इज लेस देन 0.001 मोलर तो देख सकते हो वो अलग हो गए, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, मतलब 0.001 मोलर से ज्यादा हुआ, तो दो अलग अलग जुड़ना चालू हो जाएंगे विच इज कॉल्ड एज डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। सो यू हैव टू विच हैव गॉट अटैच्ड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर से ज्यादा है। यहां पे मैं आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करा देता हूं विच इज पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। व्हाट इज पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम? इट इज द चेन ऑफ राइबोसोम्स विच आर ऑन 1 mRNA। आपको ये कंडीशन याद रखनी है 0.001 मोलर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, बट बिफोर दैट एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इसके ऊपर mRNA बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे ए साइट, पी साइट और ई साइट है।
करेक्ट। अब ला देते हैं, तो चलो हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले ले आते हैं एमआरएनए, ये बाइंड हो गया। द कोड फॉर फर्स्ट अमीनो एसिड, आपको पता है ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, राइट? तो ये देखो फर्स्ट अमीनो एसिड का ये ट्रिपलेट कोडॉन है AUG। दिस इज द कोड फॉर मीथियोनाइन। अमीनो एसिड मीथियोनाइन होता है फर्स्ट वाला। अब आप नोटिस करो, कुछ चीजें ध्यान से समझना। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ट्रांसलेटेड एट द पी साइट। मतलब क्या हो गया, एमआरएनए जो फर्स्ट अमीनो एसिड का कोडॉन लाया है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पी साइट पे, बट इसके बाद के सारे जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो ए साइट पे ट्रांसलेट होंगे। अब ट्रांसलेट होना मतलब क्या, ये कोडॉन लेके आया है तो आपको पता है टीआरएनए क्या लेके आएगा, एंटी कोडॉन, और बेस्ड ऑन दैट एंटी कोडॉन वो अमीनो एसिड लेके आएगा। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा, ये आया आपका टीआरएनए, और इसने बेस्ड ऑन दिस कोडॉन एंटी कोडॉन्स ये समझे और उसके हिसाब से अमीनो एसिड लाया, कौन सा, मीथियोनाइन। तो याद रखना ये सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए पी साइट पे होगा। अब सेकेंड अमीनो एसिड, यहां पे इन दिस केस इट इज GGA, तो इसको ए साइट पे पढ़ा जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले को पी पे, बाकी सबको ए पे, तो इसको ए साइट पे पढ़ा जाएगा। और एक और टीआरएनए आएगा, तो अब देखो यहाँ पे एक और टीआरएनए आया, और बेस्ड ऑन वॉट एवर द कोड इज हियर वो एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। एक और चीज आप देखो, ये फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकेंड अमीनो एसिड अभी बाइंड हो गए, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसलिए इसको पेप्टिडाइल साइट भी बोला जाता है। अब इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है कौन सा वाला, राइबोसोम। देखो इसका काम पूरा हो गया, अब पेप्टाइड बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये चला जाएगा और अगला वाला आएगा। बट उसको होने के लिए राइबोसोम को ना विल हैव टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। मेरा ये पढ़ के हो गया है तो मैं अगला ये पढ़ रहा हूं, फिर क्या पढ़ूंगा, CCU। तो नाउ द राइबोसोम मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। देख रहे हो मूव हुआ। अब ये कहां पे आ गया, एग्जिट साइड पे आ गया। एग्जिट साइड पे आया मतलब ये क्या हो जाएगा, एग्जिट, और अगला वाला कहां पे आ जाएगा, ए साइड पे आ जाएगा। तो देखो ला देता हूं, देख रहे हो। अब हम बोलने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोलने के लिए या कन्वीनियंस के लिए ना हम अमीनो एसिड्स को यहां जोड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स यहां जोड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारा स्ट्रक्चर यहां पे जुड़ रहा होगा, बट यहां पे सब घचर पचर हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए यहां ऊपर दिखा रहे हैं। एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे हो रहा है, यहां पे। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस, एक अमीनो एसिड दूसरा 3, सो वी फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज नथिंग बट अ प्रोटीन, राइट। वी आर मेकिंग मेनी अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, एंड उससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। और हमने बोला था कि वो जो लार्जर सब यूनिट होता है उसके अंदर एक टनल होता है जिससे वो ER से कनेक्टेड होता है, तो वो उस टनल के थ्रू वो प्रोटीन को ER तक पहुंचा देगा। अब स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने राइबोसोम्स डिस्कस किए, उसकी हिस्ट्री, शेप, साइज, बहुत कुछ डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देखे, स्वेडबर्ग यूनिट देखा, आई एम श्योर आपको समझा होगा। फिर हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत सिंपल पढ़ा था, जबकि वो भी उस वक्त टफ लगता था, लेकिन आई एम श्योर आज आपको ये ए साइट, पी साइट, ई साइट, ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगला वाला कॉन्सेप्ट तो इससे भी ज्यादा धुरंधर है। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।